हड्डी अलग पड़ी हुई है, बूढ़ा आदमी है, चांस नहीं है कोई जुड़ने के, लेकिन लेके उसको बैठे हुए और उसको फज्जे के पाए खिला रहे और नल्ली निहारी खिला रहे कि डॉक्टर साहब ये हम लोगों ने बड़ी निहारियां पाए खाई, हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी ना। प्रॉब्लम वही है कि हमारे घर में बैठा हुआ हर बंदा, हर दादी नानी सब डॉक्टर है। अब मसला ये कि वो घर में उसको लेके बैठे हुए और हल्दी का दूध का लिया ना, लेप चल रहा है, हल्दी की लेप चल रही है, हल्दी का दूध पिलाया जा रहा है। वो बंदे की टांग काटते तक की कहानी आई थी। हमारे पास आते हैं पेशेंट्स अस्पताल में, हमारे सर्जन उसको देखते हैं और हैरान होते हैं कि उस पर वो फ्रैक्चर्ड पेशेंट था, उसका पूरा पैर सड़ चुका है, प्लास्टर के अंदर या हल्दी के लपेटे में हल्दी का लेप लगा हुआ है उसको, और वो कह रहे डॉक्टर साहब हमने सारी हल्दी का लपेट लगा दिया। या फिर वो करीबी जर्रा बड्डू वगैरह के पास जा चुके होते हैं। अब जब वो टांग कटने की बारी आती है तो फिर प्रॉपर डॉक्टर के पास आते हैं और हम फिर सही तरीके से हमारे सर्जन जो है उसको काटते हैं। पाकिस्तान में घरेलू हादसात में लोग सोचते हैं हर फ्रैक्चर हो गया जल्दी से हल्दी वाला दूध पिला दो। तुम्हें पता है हानिया कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बूढ़े और हम उनसे पूछते हैं कि आपकी हड्डी टूटी कैसे, आप तो घर से बाहर नहीं निकले या निकले, तो क्या जवाब देते हैं? हमारे जो घरेलू हादसात होते हैं जैसे फ्रैक्चर, ये बहुत आम है। जी जी। क्या हड्डी टूटने के बाद डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करनी चाहिए जिससे जल्दी हड्डी जुड़ सके? कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी मसला है और उसकी ज्यादती भी मसला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानिया है और मेरे साथ है डॉक्टर नवील बदर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ हानिया, और उम्मीद करता हूँ आप और हमारे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लगा रहे हैं कि हमारी ऑर्थोपेडिक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जी जी। तो क्यों ना आज से ही हम वो सीरीज स्टार्ट कर लें? जी जी, बहुत अच्छा मौका है। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम भी आ रही है, आपकी शायद अम्मी का भी पैर मुड़ गया था। जी तो जी। सिर्फ आपकी अम्मी नहीं, वहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80 पेशेंट्स डेली आ रहे होते हैं हमारे ऑर्थोपेडिक सेटअप में। तो अलग अलग किस्म के पेशेंट होते हैं। तो इस वजह मैंने सोचा एक ऑर्थोपेडिक सीरीज स्टार्ट की जाए ताकि लोगों को ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से ज्यादा मालूमात दी जा सके। तो हानिया, क्या पूछना चाहेंगी आप? आप मुझे ये बताएं, अगर किसी की जॉइंट में चोट लग जाए तो वो कैसे ठीक होती? बिल्कुल, आपने बहुत ही डिटेल एक सवाल पूछ लिया। आपको सवाल पूछना चाहिए सबसे पहले कि ऑर्थोपेडिक्स क्या है, उसके हवाले से कोई सवाल। चलिए सही है, आज हमारी इस सीरीज की एपिसोड 1 है, तो हम पूछते हैं आपसे कि ऑर्थोपेडिक्स क्या है, व्हाट इज ऑर्थोपेडिक्स? ठीक है। और इसके अलावा ये सवाल भी बनता है कि ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे अस्पतालों में, किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं और जिनको ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट की नीड होती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑर्थोपेडिक्स जो है ना, बेसिकली एक यूनानी जुबान का लफ्ज़ है जिसके अंदर जो पीड्स का वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। ऑर्थो तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जो पीड्स का वर्ड है वो बेसिकली बच्चों को लेके बना है। तो पहले ज़माने में जब छोटे बच्चे स्केलेटली इमेच्योर पैदा होते थे, जब पैदा होने के उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होती थी या हड्डियों की कोई खुदा न खास्ता कोई पैदाइशी तौर पे कोई बीमारी होती थी हड्डियों में, जैसे रिकेट्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपने अपने स्कूल्स में, तो उस किस्म के पेशेंट्स के लिए इलाज लोग तैयार करते थे। पहले पुराने ज़मानों में ब्रेसेस होते थे, कुछ इवन के लकड़ियों के जरिए लोग ट्रीटमेंट करते थे कि हड्डी टूट जाए तो उसको सीधा कर दो। तो वहीं से ऑर्थोपेडिक्स ने पैदाइश अपनी लिए, जन्म लिया है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं पहले तो कि ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं तो वो किस तरीके के होते हैं, उनके साथ क्या क्या केसेस हुए होते हैं, जरा आप इसकी डिटेल में थोड़ा जाएं। जी जी। आजकल के ज़माने में ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल, प्योरली मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर हमारे सेटअप्स में जो पेशेंट्स आते हैं वो फ्रैक्चर रिलेटेड होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी लिस्ट में ये सवाल भी शामिल है, हमारे जो घरेलू हादसात होते हैं जैसे फ्रैक्चर, ये बहुत आम है। जी जी। क्या हड्डी टूटने के बाद डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करनी चाहिए जिससे जल्दी हड्डी जुड़ सके? बहुत अच्छा सवाल किया आनिया आपने, और हमने इस हवाले से एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, ट्रैफिक एक्सीडेंट कराची, ऊपर लिंक दे दिया है हमने, उस पर क्लिक कर लिएगा। और मैं आपको बताता चलूं हानिया, आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी, कि कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किसी भी डाइट का
कि कोई खास, बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब कौन सी ग़िज़ा लें तो हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और सिट्रस फ्रूट ये सब लेने से विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि गोट का मिल्क अगर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट बोन हीलिंग प्रमोट होती है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है फ्रैक्चर के बाद एक खास वक्त बाद हम वेट बेयरिंग करवाते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वरना हड्डी ऑटोमेटिकली, अल्लाह का निज़ाम है ये, हड्डी खुद ब खुद जुड़ती है। अगर हड्डी अपनी जगह होती है ना, अगर वो प्रॉपर रिड्यूस होती है, यानी कोई अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता, तो वो खुद जुड़ती है। चाहे आप कुछ भी, चाहे रोटी खाएं चावल खाएं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। हड्डी को खुद जुड़ना है अगर वो साथ रिड्यूस होती है, अगर वो अलग पड़ी हुई होती है तो उसको साथ रिड्यूस करना पड़ता है। तो पाकिस्तानियों में मैं आपको क्लियर भी कर दूं, ये मिथ है, हड्डी अलग पड़ी हुई है, बूढ़ा आदमी है, चांस नहीं है कोई जुड़ने के, लेकिन लेके उसको बैठे हुए और उसको फज्जे के पाए खिला रहे और नली निहारी खिला रहे कि डॉक्टर साहब ये हम लोगों ने बड़ी निहारियां पाए खाई हैं, हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हड्डी अगर रिड्यूस है तो जुड़ेगी, क्योंकि हड्डी खुद कैलस बनाती है। आगे मैं ऑर्थोपेडिक के बारे में ब्रीफ बताऊंगा तो उसमें आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हड्डी जब एक साथ कनेक्ट होती है वो खुद कैलस बनाती है और हड्डी खुद जुड़ जाती है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई एग्जैक्ट डाइट नहीं है, आपको बस डॉक्टर कहता है बेसिक डाइट के हवाले से वो ले सकते हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए शक्कर का इस्तेमाल कम से कम रखें, क्योंकि शक्कर बोन हीलिंग को रिड्यूस करती है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, डायरेक्ट, मैं आपको सबके सामने कह रहा हूँ, इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग डायरेक्ट रिलेशन है, आप गूगल कर सकते हैं। टिबिया की जो बोन होती है, ये वाली बोन नीचे जो पड़ी हुई होती है, जिसको जो फीमर से नीचे होती है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, वो बोन का डायरेक्ट रिलेशन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी हड्डी जुड़ती ही नहीं है वो वाली। वो टिबिया लॉन्ग बोन का रिलेशन है डायरेक्ट स्मोकिंग से और टोबैको से, कि जो लोग टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डी जुड़ती ही नहीं है। और सिर्फ टिबिया नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं हड्डी जुड़ने में उसकी वजह से। तो कोशिश करना चाहिए स्मोकिंग वगैरह से भी दूर आ जाए। और कोई डायरेक्ट डाइट नहीं है, कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन ये कि अच्छी ग़िज़ा खाएं विटामिन डी कैल्शियम से भरपूर, उससे इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। हमें पता चला है आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, ऐसा क्यों? अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लॉग स्क्रीन पर आ जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी अभी मेरे दिमाग में ये सवाल आया है कि जैसे पाकिस्तान में घरेलू हादसात में लोग सोचते हैं हर फ्रैक्चर हो गया जल्दी से हल्दी वाला दूध पिला दो, तो इसके कोई फायदे हैं या कोई साइड इफेक्ट्स हैं, आप ये बताएं। जी जी, देखें, वैसे टर्मरिक कहते हैं उसे, हल्दी वाला दूध अच्छी चीज़ है, नुकसानदेह नहीं है। प्रॉब्लम वही है कि हमारे घर में बैठा हुआ हर बंदा, हर दादी नानी सब डॉक्टर है। अब पेशेंट है, उसका फ्रैक्चर हो चुका है, खुदा न खास्ता वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, खुदा न खास्ता वो डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, अंदर आर्टरीज डैमेज हो चुकी हैं। अब मसला ये कि वो घर में उसको लेके बैठे हुए और वो हल्दी का दूध का लिया ना, लेप चल रहा है, हल्दी की लेप चल रही है, हल्दी का दूध पिलाया जा रहा है। वो बंदे की टांग काटते तक की कहानी आ जाती है। हमारे पास आते हैं पेशेंट्स अस्पताल में, हमारे सर्जन उसको देखते हैं और हैरान होते हैं कि उस पर वो फ्रैक्चर्ड पेशेंट था, उसका पूरा पैर सड़ चुका है, प्लास्टर के अंदर या हल्दी के लिपेटे में हल्दी का लेप लगा हुआ है उसको, और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमने सारी हल्दी का लिपेट लगा दिया, या फिर वो करीबी जर्रा बड्डू वगैरह के पास जा चुके होते हैं। अब जब वो टांग कटने की बारी आती है तो फिर प्रॉपर डॉक्टर के पास आते हैं और हम फिर सही तरीके से हमारे सर्जन जो है उसको काटते हैं, और फिर लोगों को एहसास होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो प्लीज मैं ये बात कहना चाहूंगा, आप हल्दी का दूध कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हल्दी का दूध फायदेमंद है, पर होता ये है कि क्योंकि हम डॉक्टर से एडवाइस नहीं लेते, बस हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी का दूध लगा रहे हैं, लेप लगा रहे हैं, विंटोजिनो लगा रहे हैं, और हड्डी टूटी पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ता जाता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है पेशेंट। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, आजकल पाकिस्तान में ज्यादातर बूढ़े अफराद में ये फ्रैक्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है ना? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है या कोई और वजह है इसकी? बहुत अच्छा सवाल किया हानी आपने, लेकिन डायरेक्ट विटामिन डी और कैल्शियम का इम्पैक्ट नहीं होता, वो तो हर बॉडी पे फर्क पड़ेगा, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो। प्रॉब्लम ये है कि जो अंग्रेज बूढ़े और पाकिस्तानी बूढ़े उनमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो सेफ्टी मेजर्स पे चलते हैं। तुम्हें पता है हानिया कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बूढ़े और हम उनसे पूछते हैं
कि आपकी हड्डी टूटी कैसे, आप तो घर से बाहर नहीं निकले या निकले, तो क्या जवाब देते हैं, कैसे टूटी होगी उनकी हड्डी, बताएं। डॉक्टर साहब कहीं घर में गिर गए होंगे। हाँ, तो वो कैसे गिरे, बहुत कॉमन है। हम उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम लोग बेसिन में वुजू के दौरान जब हम अपना पैर धोने लगे, तो जब हमने बेसिन के ऊपर अपना पैर रखा तो हम हिप के सिमत गिर गए और उसके बाद हमारी हिप की हड्डी टूट गई। अकूले की हड्डी टूटने के बाद नया गोला लगता है 10-15 लाख रुपए का, और वो भी उसकी भी एक लाइफ होती है 10 से 15 साल की। तो बहुत जरूरी है उसी ज्वाइंट को प्रिजर्व किया जाए। तो घरेलू सेफ्टी मेजर्स करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ के बुजुर्ग इस पे अमल नहीं करते और बहुत ज़्यादा मसला ये आता है कि कमोड की जगह बुजुर्ग होने के बावजूद WC यूज़ करते हैं और उठते और फिर गिर जाते हैं, और ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसकी वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कैल्शियम विटामिन डी तो हमें मेंटेन करना है, साथ साथ बुजुर्गों के लिए ख़ास सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखें कि अगर भाई चल नहीं सकता तो वॉकर का इस्तेमाल करें, वॉशरूम जाए तो उनके लिए कमोड हो, और वुजू वगैरह बनाने के लिए वो कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इबादत कबूल हो जाएगी। आप वुजू एक तरीके से बनाएं ताकि खुदा ना खास्ता वॉशरूम आजकल में गिरे तो ना। डॉक्टर साहब ऐसे भी वॉश बेसन आ रहे हैं जिसमें वुजू मतलब ऊपर हाथ धोने का कंपार्टमेंट अलग जी, होता है और पाँव धोने के वजू का कंपार्टमेंट अलग बिल्कुल, बना लेकिन होता एक्चुअली है। हानिया मसला ये कि हमारे पास हम अस्पतालों में पेशेंट्स आते हैं, वो हर पेशेंट हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से आप एहतियात कर लें, कुछ भी नहीं लें, जग लें और नीचे से आप अपना पैर साफ कर लें, कुछ नहीं होगा। आप बैठ के भी तो वजू बना सकते हैं ना, बेशक, ये सुन्नत बेशक। भी है एक तो। बेशक। डॉक्टर साहब ये सवाल जो मैंने अपनी लिस्ट में भी ऐड किया हुआ है और ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है ये सवाल कि बच्चों में रिकेट्स क्यों होता है, क्या ये दूध ना पीने की वजह से होता है या इसकी कोई और वजह भी है? सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है हानिया आपको कि रिकेट्स है क्या। रिकेट्स के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की सिवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, और बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं इस बीमारी की वजह से। और ऐसे बच्चों का विटामिन डी जो लेवल है वो इस वजह से ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी लेवल चेक कराना कितना ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चों को जो डिफरेंस आता है, आम बंदे को थोड़ी नजर आएगा कि बस को रिकेट्स है या नहीं है। हम बीइंग एन ऑर्थोपेडिसिस्ट, हम एक्सरे को देख के उसके ज्वाइंट्स की इमेजेस को देख के पहचान लेते हैं कि इस बच्चे को रिकेट्स की बीमारी है। बट एक आम बंदा आप जैसा या हमारे कोई नॉर्मल पेशेंट व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो असल चीज, इंपॉर्टेंट चीज यही कि उनके जो बोन प्रोफाइल टेस्ट होता है, इसके अंदर विटामिन डी आता है, कैल्शियम आता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, ये सारे एब्रप्ट आते हैं। स्पेशली विटामिन डी बहुत लो आता है, जिसकी वजह से ये बीमारी मेंटेन नहीं हो पा रही होती, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल एक्वायर्ड नहीं है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। जैसे कि अफ्रीका के ममालिक में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो कि घर के अंदर ही बच्चों को रखते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ सनलाइट नहीं पहुंच पाती, या फिर बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन बच्चे जो होते हैं जिनको दूध या बेसिक चीज़ें मिल ही नहीं पाती, उनको भी ये रिकेट्स हो जाते हैं। और एक खास किस्म का रिकेट्स जेनेटिक्स भी होता है जिसको हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स भी कहते हैं, जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। तो दोनों ही किस्म की वजह होती है रिकेट्स, और विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से भी रिकेट्स हो सकता है, एक्वायर्ड टाइप होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही जो मेल न्यूट्रिशन बच्चे हैं उनको विटामिन डी कैल्शियम के टेस्ट कराए जाएं और उनकी बॉडी में विटामिन डी कैल्शियम को डाइट के जरिए मेंटेन किया जाए। क्या ये हमारी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है? जी जी, विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं साथ साथ व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी मसला है और उसकी ज्यादती भी मसला है। ये बताइएगा हानिया, आपकी विटामिन डी की वैल्यू क्या है? डॉक्टर साहब ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता ना आपको? तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना विटामिन डी का लेवल्स पता हो। हमारे यहाँ आप विटामिन डी की गोलियां खाती है ना बहुत शौक से? जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा काम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बहुत आम रिवाज है विटामिन डी और कैल्शियम लेने का, जिसकी वजह से कभी कभी विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, जिससे और हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप लोग सबसे जरूरी बात यह कि विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स चेक करवाएं, और अगर वो ऑप्टिमम नहीं है, कमी है, जैसे हानिया की भी लेवल्स कम आए थे, तो उसको आप सप्लीमेंट्स लेते हैं। आप हमारे अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, एम्प्यूल देंगे, जिससे उसको लेवल पे ला सके। नॉर्मल लेवल वैसे विटामिन डी और कैल्शियम का होता है 30 to 100, बट 30 सफिशिएंट नहीं है, आपका होना चाहिए एटलीस्ट 50 to 60।
ताकि आपकी, क्योंकि विटामिन डी पूरी बॉडी के अंदर सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। यानी आसान जुबान में कि बॉडी में जितना भी काम हो रहा है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना काम सही कर रहे हैं, तो उसके पीछे विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। तो विटामिन डी और कैल्शियम अपने चेक कराएं। हानिया आप भी चेक करिएगा, बहुत जरूरी है चीज। और हर बंदे को WHO रिकमेंड करता है एवरी 6 मंथ्स विटामिन डी और कैल्शियम लेवल चेक कराना चाहिए। और बिल्कुल सही सवाल है। डॉक्टर साहब अब ये बताएं कि जो लोग फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर करवाने जाते हैं उसके फौरन बाद चलना फिरना शुरू कर देते हैं, तो ये कोई सही बात है या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी? नहीं, ये बहुत गलत बात है। याद रखिएगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ हानि, और हमारे व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ कि हड्डी बिजली का स्विच नहीं है कि बटन दबाए और हड्डी जुड़ गई। चाहे सर्जरी करें या प्लास्टर लगवाएं, हड्डी जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, वेट बेरिंग बोन्स, आसान जुबान में जो जिस पे हम चलते हैं, उन हड्डियों को 4 से 6 हफ्ता एटलीस्ट लगता है जुड़ने में। पर इस किस्म के फ्रैक्चर जिसमें प्लास्टर या सर्जरी की जरूरत होती है, इसमें कभी कभी इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो फौरन मोबिलाइज कर देना या फौरन वेट बेरिंग यानी वजन रखवा देना, ये चीज सही नहीं है। उससे रीफ्रैक्चर का खतरा होता है। हाँ, ये बात भी मैं आपको बताता चलूं इस सवाल की वजह से। अब जब आपने सवाल पूछ लिया है हमारे व्यूअर्स को, कि ऐसा भी नहीं है कि आप पाकिस्तानी कौम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको हम कहेंगे अभी वजन नहीं डालो तो वो 1 साल बाद भी आएगी बोले कि डॉक्टर साहब ने वजन नहीं डाला। तो ये बहुत जरूरी है कि वजन डालना है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। एक खास अरसे के बाद जब हम देखते हैं थोड़ा कैलस बन रहा है, जो फर्स्ट सेकंड स्टेज होता है हड्डी जुड़ने का, उसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि हड्डी जुड़ रही है तो हम हल्का हल्का वजन बढ़वाना शुरू करते हैं। पहले वॉकर, कभी आपने देखा है ना वॉकर में किसी को चलते हुए? जी। पहले वॉकर पे चलाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टिक पे लेकर आते हैं, और फिर इंडिपेंडेंट वॉक कराते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हानिया, आप भी अपने दोस्तों को बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि हड्डी टूटने के बाद, प्लास्टर लगने के बाद फौरन नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर साहब आप ये बताएं, किसी खास चीज को खाने से हड्डियों को नुकसान पहुंचता है? जी हानिया, शक्कर, टोबैको यानी स्मोकिंग, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ हड्डियों को नुकसान पहुंचता है बल्कि हड्डियों की हीलिंग भी रुक जाती है। तो प्लीज इन 2 चीजों को तो बिल्कुल दूर रखा करें जब आपका फ्रैक्चर हो, और वैसे भी ये चीजें बहुत नुकसानदेह होती हैं। डॉक्टर साहब और ये भी बताएं, इसका पॉइंट नंबर 3 ये है कि और कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हड्डियों का मजबूत बनाने में मदद करती हैं? जी, विटामिन डी और कैल्शियम दूध, अंडे, मछली और चावल वगैरह में भरपूर होता है। तो आप लोग ये बेसिक चीज है, अगर आप गूगल करेंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट के जरिए आप अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। बट दूध, अंडा, मछली, चावल, बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त, ये सारी चीजें भरपूर विटामिन डी और कैल्शियम से भरी हुई होती हैं, और ये यंग एज से ओल्ड एज तक हर बंदे को खाना चाहिए बगैर किसी झिझक के। हाँ, कुछ खास किस्म की बीमारियों के अंदर इस चीज की मना होता है कि ये चीज ना लें, लेकिन इसके अलावा नेचुरली अगर आपको बोन को और मसल्स को मजबूत करना है तो ये सारी चीजें जिसके अंदर मैंने अभी आप सारी प्रोडक्ट्स बताई, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इस सब के अंदर भरपूर होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। याद रखिएगा, आपके कमेंट्स से और आपके क्वेश्चन से ही हम ऑर्थोपेडिक सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको माय पॉडकास्ट एपिसोड्स का नाम दिया गया है, और आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। तो हानिया कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? आप हमें सपोर्ट करें ताकि हमारे व्यूवर्स बढ़ें और हम अच्छा कंटेंट अपने माशरे में फैला सकें। हानिया, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग किसी भाई को, किसी बट को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, नाच गाना वगैरह लोग बड़ा शौक से देख रहे हैं, और ये जो पढ़े लिखे चैनल्स हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब हानिया स्टूडेंट है, अपनी स्टूडेंट लाइफ से टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियोस बना रही है। मैं डॉक्टर हूँ, अपने हॉस्पिटल को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन लोग हमें सब्सक्राइब जल्दी नहीं कर रहे। क्यों, क्या वजह है हानिया? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं नाच गाना। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं, कहा था ना इरफान जुनेजो ने कि कम्युनिटी बनाओ, तो हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें देखना चाहती है। और प्लीज हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जो है, हमारे व्यूवर्स जो है, हमारे पेशेंट्स जो है, वो सबको हमारे चैनल के बारे में बताएं जिसका नाम है पॉडकास्ट नो कास्ट बाय हानिया एंड डॉक्टर नबील, और सब्सक्राइब करना लाजमी है। थैंक यू वेरी मच।